नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आपको इस कक्षा में। तो देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बिहार बोर्ड की 12th क्लास की हिंदी का। आज हमारा चैप्टर नंबर 12 है और जो लिखा गया है उदय प्रकाश जी के द्वारा, और आज इनका हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे, देखिए जो हमेशा पढ़ते हैं, लेखक परिचय या फिर कवि परिचय। तो अभी हम गद्य पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ लेखक परिचय करेंगे, और लेखक परिचय के अंतर्गत हम उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, सारी चीजें जो भी है उनके जीवन के अंतर्गत वो सारी आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम उनके लेखक परिचय के बारे में। तो ये है उदय प्रकाश जी, ये है उदय प्रकाश जी और उनका ये है हमारा जीवन परिचय। जीवन परिचय के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं जन्म को, और जन्म हुआ था उनका 1 जनवरी 1952 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। किनका? उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। आप सभी को याद हो जाना चाहिए। जन्म स्थान की बात करें तो सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। देखिए, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, यानी कि उनका जन्म सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। माता पिता के लिए देखेंगे तो गंगा देवी उनकी माता का नाम और प्रेम कुमार सिंह उनके पिता का नाम है। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो बीएससी एमए हिंदी में किया, सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से उन्होंने किया था। यानी कि सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में सागर नाम का स्थान है, उस शहर में एक सागर विश्वविद्यालय है, तो ये मध्य प्रदेश से उन्होंने की थी। तो जन्म स्थान भी उनका मध्य प्रदेश है। 1 जनवरी 1952 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश उनका जन्म स्थान है। गंगा देवी और प्रेम कुमार सिंह उनके माता पिता है, और बीएससी और एमए किया था उन्होंने हिंदी में सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से। ठीक है। आगे देखते हैं वृत्ति के अंतर्गत देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया, यानी कि पढ़ाने का कार्य किया। कहाँ पर किया उन्होंने? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में, जो आज भी स्थित है, उस विश्वविद्यालय में उन्होंने भारतीय भाषा विभाग में, भारतीय भाषा विभाग की भारत की जितनी भी भाषा है उस विभाग में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी थे ये। दिनमान एक पत्रिका है, उसके संपादन विभाग में कार्य भी किया इन्होंने। संडे मेल यानी कि नई दिल्ली में सहायक संपादक भी रहे। संडे मेल एक पत्रिका थी। ठीक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग में विचार और पटकथा प्रमुख भी थे ये। टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन और अंग्रेजी पत्रिका एमिनेंस का संपादन आदि इन्होंने किया। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो कार्य किया उन्होंने पत्रिकाओं के संपादन में किया है। ठीक है। आगे देखिए, संप्रति के अंतर्गत देखिए स्वतंत्र लेखन किया उन्होंने। फिल्म निर्माण भी किया है, अखबारों तथा फिल्मों के लिए लेखन भी किया है, यानी कि फिल्मों की स्क्रिप्ट भी इन्होंने लिखी है, फिल्म निर्माण का कार्य भी किया है, निर्देशन का कार्य भी किया है। ठीक है। आगे देखिए कृतियां। अब भाई कृतियों में तो फिर सोच लीजिए आप कितना होने वाला है उदय प्रकाश जी के बारे में। तो उदय प्रकाश जी का यहाँ पर साहित्य देखे तो उन्होंने कौन कौन सा साहित्य लिखा है? दरियाई घोड़ा, तिरिच जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आया है, और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरेबा परेबा, मोहनदास, मैंगो सिल कहानी, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम कविता संग्रह है, ईश्वर की आंख निबंध आलोचना है ये। ठीक है। कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीले घोड़े, रोम्या रेला का भारत, ये अनुवाद है। ठीक है। ये सारी तो आ गई इनकी कहानियां। ठीक है। ये सब कहानी संग्रह है। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, ये सब उनके कविता संग्रह है। उसके बाद में ईश्वर की आंख उनका निबंध है, वो भी आलोचनात्मक निबंध है उनका। ठीक है। कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीले घोड़े, रोम्या रेला का भारत, ये सब उनके अनुवाद है, अन्य भाषाओं से उन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है। तो ये था उनका साहित्य पूरा। उसके बाद आती है फिल्म। अब देखिए कौन कौन सी फिल्म और कौन कौन सी चीजें, धारावाहिक जो भी है उनके यहाँ प्रकाशित हुए हैं। टीवी में अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे, यह कार्य आज भी जारी है। उदय प्रकाश के लेखन का यह तीसरा दशक चल रहा है।
पिछले 2 दशकों में समसामयिक हिंदी लेखन में उन्होंने एक अग्रणी एवं महत्वपूर्ण लेखक की छवि को पहचान अर्जित की है। 1980 के आसपास वे एक कवि के रूप में पाठकों के समक्ष उदित हुए थे और अपने विषय चयन, सीधी संबोधित भाषा, ताजगी भरे मुहावरे और अनौपचारिक संवेदना के कारण उन्होंने कविताओं द्वारा सुधीजनों को आकृष्ट किया, नए पाठकों में अपने प्रति और नई रचनाशीलता के प्रति गर्माहट भरी उत्सुकता पैदा की थी। कविता के क्षेत्र में उनका कार्य चलता रहा और इसी बीच उन्होंने कहानी विधा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। और कहानी विधा पर जब उन्होंने ध्यान केंद्रित किया तो उन्हें फिल्मों और धारावाहिकों की स्क्रिप्ट लिखने का काम भी मिल गया, क्योंकि कहानी फिल्मों और धारावाहिकों की जो कथानक होता है, जो विषय वस्तु होती है, वो कहानी पर आधारित होती है। किसी कहानी को लेकर फिर उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ठीक है, आगे देखिए, तत्सामयिक कहानी की हालत न केवल अच्छी नहीं थी बल्कि बुरी और चिंताजनक थी। उस समय जब उदय प्रकाश जी ने कहानी लेखन प्रारंभ किया था, उस समय जब कहानियों की जो स्थिति थी वो बहुत ही बुरी थी। तरह तरह की आंदोलनात्मक नारों, आह्वानों और गैर रचनात्मक छद्म वैचारिक अभियानों के बीच यह बदहाली में पड़ी थी, क्योंकि उस समय आंदोलन चल रहे थे। आंदोलन और ऐसे नारों और नारेबाजियों के बीच में जो कहानी है वो कहानी विधा बहुत ही मतलब निकृष्ट श्रेणी के अंतर्गत आ गई थी। मतलब कोई उसको इतना, क्योंकि आलोचनात्मक निबंध लिखे जाते थे, आलोचनात्मक कहानियाँ, कविताएं लिखी जाती थी, तो कहानी की जो भूमिका थी उस समय थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी। तथा कथित कहानियां खूब छपती थी, मतलब ऐसी वैसी कहीं से भी कोई कथानक ले लिया और आपने कहानी छाप दी, वो तो कई प्रकार की ऐसी छपती थी, लेकिन उनका पाठकों से संवाद नहीं दिखाई पड़ता था। प्राय वे कृत्रिम और सूक्ष्म स्थूल थी। उनकी हालत कुपोषण के शिकार उन बच्चों जैसी थी जिनके हाथ पैर पतले और हडियल पड़ गए हो तथा पेट असाधारण रूप से बड़ा हो गया हो। वे तथ्य और कथ्य दोनों ही धरातलों पर रक्ताल्पता से ग्रसित दिखाई पड़ती थी। साठोत्तरी पीढ़ी के कहानीकारों की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी, क्योंकि नई कहानी, आधुनिक काल की नई कहानियों में साठोत्तरी तरह की जो कहानी थी वो कहानी अब थोड़ी थोड़ी अपनी निर्जन अवस्था में, यानी कि बुरी अवस्था में चल रही थी। उस समय उन्होंने कहानी लेखन प्रारंभ किया था। समानांतर आदि आंदोलनों से जुड़े पिछली पीढ़ी के कथाकार अपने को लगातार दोहराए जा रहे थे। उनके अनुभव फीके पड़ चुके थे, जैसे रोशनाई में काफ़ी पानी पड़ चुका था। यानी कि उस समय जो कहानीकार थे वे मतलब कई कहानियों को, कई विषयों को दोहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कहानी का विषय उन्हें मिल ही नहीं रहा है। समाज से कोई कहानी का उनको नया विषय मिल नहीं रहा है, इसलिए वह दोहरान कार्य कर रहे थे। ठीक है, निश्चय ही दो एक अपवाद थे, किंतु उन पर समूची आशा टिकाई न जा सकती थी। लेकिन हाँ, उनमें से कुछ ऐसे थे जो अपवाद थे। अपवाद का मतलब उन दोहरान कार्यों का कार्य नहीं करते थे, उनकी मौलिक रचना थी, लेकिन उनकी एक दो लोगों के इस प्रकार से मौलिक रचनाओं के कारण आप पूरी उस जो युग था उस युग को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, समसामयिक अनुभव और यथार्थ जो उत्तरोत्तर जटिल पड़ते गए थे, उनकी गहरी प्रतीति से उपजे शिल्प और भाषा की दरकार थी जो लेखक और पाठक दोनों को झिंझोड़ सके, जड़ता और उदासीनता को तोड़ सके। अब यहाँ पर जो उदय प्रकाश जी एक उभरते हुए सितारे के रूप में यहाँ पनपे थे, उन्होंने क्या करा, जो भी कहानी की उदासीनता थी और जो भी जड़ता थी, उन जड़ता और उदासीनता जैसी जो भी दुर्गुण थे, उन दुर्गुणों को हटाते हुए एक नए विचारधारा के साथ में और नई मौलिकता के साथ में उन्होंने कहानी लेखन का प्रारंभ किया। ठीक है, ऐसे समय में कवि दृष्टि संपन्न कुछ कथाकार, यानी कि वे कवि दृष्टि थे लेकिन कथाकार के रूप में पनप चुके थे, जिनमें कुछ पुरानी पीढ़ी के भी थे और सामने आए। उन्होंने कहानी पर ध्यान केंद्रित किया। अब देखिए, कुछ साहित्यकार ऐसे थे जो कवि थे, उनकी दृष्टि कविता लिखने की थी, लेकिन क्या करा भाई, उस समय उदय प्रकाश जी ने जो एक बिगुल बजाया, यानी कि कहानी को फिर से उत्कृष्टता दिलाने का कार्य किया, तो कहानी के नए कथानकों, नए मौलिकता के साथ जुड़ने के कारण उन कवियों ने भी कथा की तरफ, कहानी की तरफ अपने पैर चला दिए। ठीक है, अपने हाथ उस लेखन में चलाए, ताकि कहानी का जो स्तर नीचे गिर चुका था वह स्तर फिर से उठ चुके। ठीक है, और ऐसी नई रचनाएं दी जिनमें परिदृश्य धीरे धीरे बदल चला।
ऐसे कथाकारों में उदय प्रकाश अग्रणी और महत्वपूर्ण है। वे तब से लगातार समसामयिक रचनाशीलता में अपनी कद्दावर भागीदारी निभाते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उन कवि दृष्टि वाले जो लेखक थे वे भी कहानियां लिखने लगे और उस विशेष परिदृश्य में जो कहानियां लिखने लगे और उस वातावरण में जो कहानियां लिखने लगे, तो कहानी का जो स्तर है वो तो धीरे धीरे उच्च होने लगा और उस उच्च श्रेणी के कारण कहानी ने अपना स्थान फिर से ग्रहण कर लिया। और उसके बाद जो देखिए जो प्रसिद्धि मिली उदय प्रकाश जी को, वो एक अग्रणी कथाकार के रूप में मिली और बहुत ही महत्वपूर्ण थी वो। और तब से वे लगातार आज भी कहानी लिखते आ रहे हैं, चाहे फिल्मों के लिए लिखे, चाहे धारावाहिक के लिए लिखे या सामाजिक जन सामान्य के लिए लिखे। ठीक है, कविता, कहानी, निबंध लेखन, टिप्पणियां, आलोचना और टेलीविजन, फिल्म आदि के लिए स्क्रिप्ट लेखन, तमाम क्षेत्रों में उन्होंने नित्य नवीन प्रयोग किया है। ऐसे प्रयोग जिनसे कहानी का फॉर्म बदल गया और वह सचमुच दो एक प्रधान साहित्य रूपों में शुमार होकर विशेष सार्थकता अर्जित कर रही है। यानी कि एक साहित्य विधा के अंतर्गत नहीं आती है, अब कहानी एकांकी और नाटक के रूप में भी प्रतिष्ठित होने लगी है। इस प्रकार से जो कहानी का स्वरूप है वो निरंतर परिष्कृत होता जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, पिछले 20 वर्षों में लिखी गई श्रेष्ठ हिंदी कहानियों की अगर सूची बनाई जाए तो उसमें आधी से ज्यादा कहानियां उदय की होंगी, यानी कि उदय प्रकाश जी की होंगी, क्योंकि उदय प्रकाश जी आज की वर्तमान स्थिति में समसामयिक स्थिति में एक अभूतपूर्व लेखक के रूप में उभरे हुए हैं। ठीक है, कथ्य शिल्प और भाषा, यानी कि कहानी क्या है, उसकी शिल्प क्या है और उसकी भाषा शैली क्या है, आदि सभी दृष्टियों से उदय प्रकाश की कहानियों का यह असर हुआ है कि बड़े पैमाने पर अपनी तथाकथित रचनाओं से ऊब पैदा करने वाले, फार्मूलाबद्ध लेखन करने वाले और गैर रचनात्मक कारणों से अपनी चर्चा करने वाले लेखकों की भीड़ छट चली है। एक स्वस्थ रचनात्मक माहौल बना और हिंदी कहानी का विकास दृष्टिगोचर हुआ, उसकी दशा दिशा उजागर हो चली है। यानी कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो ऊब पैदा करने वाले जितने लेखक थे, जो फॉर्मूलाबद्ध थे, यानी कि उसी खिंची हुई परिपाटी को लेकर चल रहे थे, उसी पुराने नियमों को नियमों में बंद कर जो कहानी लेखन कर रहे थे, उस कारण से जो कहानी अपना असर नहीं दिखाती थी। क्यों? क्योंकि कोई भी साहित्यकार हो परिवर्तन को लेकर चलता है। अगर वो परिवर्तन को लेकर चलता है और परिवर्तन के साथ अपनी रचनाओं में परिवर्तन करता है, परिवेश में परिवर्तन करता है, रचना शैली में परिवर्तन करता है, तो समाज उसे स्वीकार करता है। अन्यथा वह पुरानी चीज़ों को, समाज क्या एक प्रकृति का नियम है कि पुरानी चीज़ों को वो धीरे धीरे छोड़ता जाता है और नई चीज़ों को अपनाता है। तो पुरानी चीज़ को भी अगर हम नए स्वरूप में डाल देते हैं तो फिर समाज उसको स्वीकार अवश्य करेगा। तो यही उदय प्रकाश जी ने करा कि उदय प्रकाश जी ने क्या करा कि जो कहानी की लेखन की जो कला थी उसको नई परिपाटी में, यानी कि नए वातावरण में ढाला और वातावरण के अनुसार समाज ने उसको स्वीकार किया। ठीक है, आगे देखिए, एक सही प्रतिभाशाली और अंतर्निष्ठा से परिपूर्ण क्रियाशील लेखक के उठ खड़े होने का अर्थ उदय प्रकाश के रचनात्मक विकास पर नजर डालते ही स्पष्ट हो जाता है। आजीविका और वृत्ति की दृष्टि से लगातार अनिश्चित, स्वास्थ्य के लिहाज से लगातार बदहाली झेलते हुए इस संघर्षशील कवि कथाकार ने अद्भुत जीवन से भरी सर्जनशीलता दिखाई है। यानी कि उनके जीवन में कितनी ही संघर्ष आए, कितना ही संघर्ष आया हो, चाहे वे बीमार हो, उम्र के लिहाज से वे अस्वस्थ भी है, लेकिन उन्होंने फिर भी जो कथानक है, कहानी और उसके कथानक को भरपूर जिया है और आज भी वे जो कवि और कथाकार है वे अद्भुत रूप से अपने जीवन का जो कार्य है वो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, उदय प्रकाश के यहाँ अनुभव और उसके अनुरूप अभिव्यक्ति के लिए कथा शिल्प का कभी टोटा नहीं पड़ा। टोटा का मतलब कमी, यानी कि उदय प्रकाश के जो मौलिक विचार है, उन्होंने अपने मौलिक विचारों को यहाँ प्रस्तुत करने में किसी प्रकार के शब्द की कमी नहीं छोड़ी है। वे कभी खुद को दोहराते नहीं हैं, यानी कि उन्होंने कभी भी अपनी रचनाओं को दोहराया नहीं है। सामयिक यथार्थ को गहरे इतिहास बोध के साथ उसकी पूरी तलखी
क्रूरता और भयानकता के साथ तदनुरूप शिल्प और भाषा में बयान करते हैं। उन्होंने क्या करा है कि समसामयिक जो घटनाएं थी उन घटनाओं को लेकर उन्होंने यथार्थ के साथ और इतिहास बोध भूत की जो चीजें हैं उनको भी लेकर उनके साथ में पूरी तल्खी और क्रूरता और भयानकता के साथ उन्होंने जो लेखन कार्य किया है वो बखूबी उत्कृष्ट श्रेणी का लेखन कार्य समझा जाता है। उनके अनुभव में खासा वैविध्य है, यानी कि उनका अनुभव कितने विविध प्रकार का है वो उनके कथानक और कहानियों के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, गांव और शहर, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग आदि के परंपरागत विभाजन उनके यहाँ अप्रासंगिक हो चुके हैं। उनका अनुभव वृत्त, उनकी कथा भूमि, उनकी रचना दृष्टि लगातार बड़ी बेधक और गहन होती जा रही है। यानी कि गांव और शहर की कोई कहानी है या मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बारे में जो विषय है वो विषय तो पहले ही बहुत पुराने हो चुके हैं, अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब जो यहाँ पर उदय प्रकाश जी अपने लेखन का जो विषय लेकर आए हैं वो इतिवृत्तात्मकता है, यानी कि बहुत ही अनुभव के साथ अनुभव वृत्त उनके चारों ओर के वातावरण को लेकर और समाज की सामयिक यथार्थता को लेकर उनके कथानक का यहाँ पर विषय बनता है और समाज उसे बखूबी स्वीकार करता है। ठीक है, वे कारीगर और कलाकार एक साथ है। ऐसा कारीगर और कलाकार जिसके आगे काम का टोटा नहीं है, अंबार है, यानी कि आज भी वे कथा लिखने बैठते हैं तो वे किसी विषय को सोच विचारते नहीं, उनके पास ढेरों विषय आए हुए हैं। टोटा यानी कि कमी नहीं है, मतलब उन विषयों का अंबार लगा हुआ है। अभी उनके पास इतने विषय है लेखन के लिए, कहानी लेखन के लिए, कि आज भी वे उन कहानियों को लिखते लिखते थक जाए लेकिन उनका जो विषय है वो खत्म नहीं होता है, जिस पर उसे अभी तुरंत भिड़ जाना है, अभी पीछे मुड़कर न देखता हुआ एक अशांत, असंतुष्ट और विक्षुब्ध कलाकार जिसके आगे तथ्य और कथ्य का विपुल विस्तार लिए ठाठे मारता और संसार चुनौतियां देता अपनी ओर खींच रहा है। मतलब कि चुनौतियां देता क्यों खींच रहा है यह संसार, क्योंकि संसार कह रहा है कि आप संघर्षों के साथ भी आप इस कथा को लिखिए, मतलब कहानियों को लिखिए, नई नई कहानियों के साथ आप जीवन की मतलब वर्तमान की जीवन की समस्याओं को बताइए इस प्रकार से। लेकिन उनकी जो उम्र है वह उन्हें इस कार्य के लिए धीरे 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 ये संकेत देती है कि भाई अब समय जो समय उस समय था लिखने का वह आज थोड़ा सा धीमा पड़ गया है। लेकिन उदय प्रकाश जी उस चुनौती का भी सामना करते हैं, लेकिन अपने लेखन की कला को आगे भी आज भी विकसित करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ प्रस्तुत उनकी प्रसिद्ध कहानी तिरिच एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। आज के युग में समय बहुत दूर तक वैश्विक और सार्वभौम हो चुका है। वैश्विक यानी कि पूरी तरह से उसका वैश्वीकरण हो चुका है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। पूरे संसार में एक वस्तु है वो पूरे संसार में फैल चुकी है, यानी कि सब कुछ सारी जगह आप देख सकते हैं। ठीक है, विकास की दृष्टि से दुनिया के देशों का चाहे अब भी विभाजन किया जा सकता है, पर कहीं ऐसे विभाजन अप्रासंगिक भी हो चुके हैं। ऐसे में भारत जैसे देश में यथार्थ और समय के बीच बहुसंख्यक समाज के लिए एक ऐसी अलंघ्य खाई उभरी है जिसके चलते जीवन में बेगानगी और अजनत्रियत आई है। कहानी नई पीढ़ी के प्रतिनिधि बेटे के दृष्टिकोण से लिखी गई है और बाबूजी के बारे में है जो सुदूर गांव में रहते हैं। मतलब एक बेटा जो यहाँ है और उसके पिता जो सुदूर कहीं दूर गांव में रहते हैं, उनको एक पत्र लिखा गया है और उस पत्र के माध्यम से कोई बात बताई गई है। ठीक है, वे शहर जाते हैं और फिर शहर में उनके साथ जो कुछ भी घटित होता है कहानी उसी के बारे में है। जो घटित हुआ है वह अत्यंत, कहानी आएगा यहाँ, जो घटित हुआ वह अत्यंत अप्रत्याशित, दारुण और भयावह है। आमूल बदले हुए समय का यह नया भीषण यथार्थ है। यानी कि अभी भले ही वर्तमान स्थिति में समय बदल गया है, लेकिन इसमें भी कितनी भयानकता है इस कहानी के माध्यम से यहाँ लेखक ने बताया है, अपने उस जीवन के बारे में बताया है जो एक भयानक और दारुण, बहुत रुदन जैसा जीवन है। ठीक है, जिसके शिकार बाबूजी बनते हैं। बेटे के सपने में तिरिच बनकर प्रकट होता है। तिरिच एक विषैला और भयानक जंतु है जो कहानी में प्रतीक बन जाता है। इस कहानी को जादुई यथार्थ की कहानी कहा जाता है।
यह यथार्थ बाबूजी की गंवाई वास्तविकता को पीछे छोड़कर और आगे बहुत बढ़ चुके शहर के तथाकथित आधुनिक समय के द्वंद्व से उपजता है। दुनिया के उन देशों में जहां यथार्थ और समय के बीच ऐसी खाई उभरी, वहां जादुई यथार्थ प्रकट हुआ है। अब देखिए यहाँ जो बात बताई है कि एक पिता कमाने के लिए या आर्थिक अर्जन करने के लिए, अर्थ का अर्जन करने के लिए जब दूसरे शहर में जाते हैं और वहाँ शहर की जो भयानकता है वो दारुण स्थिति है और वहाँ की जो भी चुनौतियाँ, उन चुनौतियों से संघर्ष करते हुए एक पिता की क्या स्थिति होती है वह यहाँ पर बताई गई है और उस बेटे के माध्यम से बताई गई है। वह जो स्थिति है यानी कि वो शहर की जो आधुनिकता है वह उसे एक तिरिच के समान, एक जहरीले विषैले जंतु के समान उसको खाए रहती है। इस तरह का यहाँ पर वातावरण बताया है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा जो पाठ परिचय बताया है वो बताया है कि बाबूजी और उनके बेटे के जो पत्र व्यवहार होता है उसके माध्यम से बाबूजी अपने बेटे को बताते हैं कि यहाँ पर का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो पाठ के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो तिरिच नामक कहानी पढ़ेंगे। उस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि जो तिरिच है, एक जहरीला विषैला जंतु, वो किसकी संज्ञा है, वह किस की प्रासंगिकता को प्रकट करता है यहाँ पर। तो देखिए इसी के साथ आज हमारा जो ये फर्स्ट लेक्चर है, उदय प्रकाश जी का जो कहानी है तिरिच, उसका जो हमने परिचय पढ़ा, उदय प्रकाश जी का परिचय पढ़ा, उनका साहित्यिक परिचय पढ़ा और सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि उदय प्रकाश जी जो आज के समय के वर्तमान समय में भी आज हाजिर हैं, हम सबके बीच में हैं और वे एक कथाकार के, एक प्रतिष्ठित कथाकार के रूप में उभरे हैं और उन्होंने जो कहानी की जो श्रेणी नीचे गिर गई थी उस कहानी को उन्होंने फिर से उठाने का प्रयत्न किया है और हम धारावाहिक और फिल्मों के माध्यम से भी उनके विचारों को देखते हैं, उनकी कहानियों को देखते सुनते हैं। आगे के लेक्चर में हम फिर से लेकर आते हैं उनकी कहानी जो है तिरिच, यानी कि उस विषैले जहरीले जंतु के बारे में जो किसको प्रासंगिक करता है ये जानने की कोशिश करते हैं लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत। तब तक के लिए थैंक यू।